मौसमों का कोई महरम हो तो उससे पूछूं, कितने पतझड़ अभी बाकी हैं बहार आने में। आसमान से चुपचाप बातें करती ये जमीन सदियों से ना जाने कितनी सभ्यताओं और तहजीबों को पालती रही है। इस मिट्टी से दिलों और दिमागों के कैसे कैसे फूल खिले हैं, जिनकी खुशबू से ये देश तरह तरह के विचारों, जज्बों और भावनाओं का हसीन गुलदस्ता बन गया। लेकिन आज ये जमीन सोच में डूबी है। हजारों पतझड़ों का अपमान सहता ये सूखा पेड़ किसी बहार के इंतजार में, खुशहाली का रास्ता बनाते ये मर्द और औरतें घर के इंतजार में, आंसू की एक बूंद सा ये बच्चा ममता की ठंडी छांव के इंतजार में, जिंदगी की आग में झुलसा ये चेहरा प्यार की बारिश के इंतजार में, गरीब के घर की तरह ये सूनी आंखें उम्मीद की किरण के इंतजार में। भारत की धरती के दिल पर सवालों की तरह गड़ी हुई हैं ये सारी तस्वीरें। जमीन की ये सोच इस बात पर भी है कि उसके बच्चे खेतों, खलिहानों और कारखानों में दिन रात अपने जिस्मों को जिंदगी की भट्टी में चलाते हैं और उगाते हैं अनाज और बनाते हैं जिंदगी को चलाने के सामान। मगर करोड़ों के पेट फिर भी खाली हैं, तन नंगे हैं और घर अगर है तो वीरान है। ऐसा क्यों? खेती चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, मगर जिंदगी क्यों नहीं चल रही? फिर यह भी कि हम में कई धर्म, कई भाषाएं, कई जातियां, कई संस्कृतियां हैं, जीने के कई ढंग हैं और सोचने के कई तरीके हैं। हम इतिहास के कितने दौर और कितने रंग एक साथ जी रहे हैं। इन सब में सदियों से गहरा रिश्ता रहा है, रिश्ता मिट्टी की खुशबू का और खून के रंग का। मगर कभी-कभी टकराव भी होता है, हिंसा भी होती है। तरह तरह के रंग साथ रहें तो टकराव भी होंगे, मगर क्या इस टकराव को रोका नहीं जा सकता? धर्म अलग हों, ज़बानें अलग हों, जातियां अलग हों, गरीबी और अमीरी की दूरी हो, मगर एक दर्द का रिश्ता है जो सबको खून के एक धागे में पिरोए हुए है। आजादी के बाद से देश में बार-बार टकराव की शक्लें बनी हैं, मार काट हुई है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर खून बहा है, मकान जले हैं, बस्तियां वीरान हुई हैं। और इधर कुछ महीने पहले तो कुछ ऐसी आग लगी कि हर जिस्म, दिल और दिमाग से आंच निकलती महसूस हुई। हर आंख खून से लाल और हर बस्ती डर से सहमी हुई। हर तरफ आहें और कराहें, हर तरफ बचाओ बचाओ का शोर। न जाने कितने नौजवान जलकर राख हो गए और उनके साथ ही आने वाले कल के न जाने कितने ख्वाब, न जाने कितने इरादे भी स्वाहा हो गए। खून की एक धार थी जो जिस्मों को छोड़कर सड़कों पर बह रही थी और बेगुनाह इंसानों के काफिले लाशों की तरह इस सैलाब में बहे चले जा रहे थे। देखने वाली आंखों ने लाश बनते इंसानों और राख बनते मकानों के पर्दे में सत्ता के दावेदारों के चेहरे भी देखे थे और देखी थी इंसानों के टकराव और लाशों पर राजनीति के कारोबार की काली परछाइयां। और ऐसे में देश की सरकार गिर गई। लगा अब हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, ना कोई शासन रहेगा, ना कानून लागू करने वाले। इसे 90 करोड़ इंसानों की बेबसी ही कहा जाएगा कि राजनीतिक पार्टियां भी थीं, उनके नेता भी थे, पार्लियामेंट भी थी, उसके सदस्य भी थे, मगर ऐसा कोई न था जो शासन की बागडोर थामने, आग के शोलों पर पानी डालने को तैयार हो। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब हर कीमत पर कुर्सी चाहने वाले कुर्सी से डरे हुए थे। हैरत तो इस पर है कि आज स्थिरता का नारा लगाने वाले भी उस वक्त स्थिरता देने से जान बचा रहे थे। लेकिन हुकूमत तो चलनी थी, शोलों को तो बुझाना था, तनाव तो कम करना था।
जख्मों पर मरहम तो लगाना ही था। और इसके लिए दो हाथ आगे बढ़े और एक आवाज सुनाई दी। चंद्रशेखर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, राह से वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। ने प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने के इनकार कर दिया था क्योंकि देश की दिशा ही ऐसी थी, आपने क्यों स्वीकार किया? मैं बाकी नेताओं के बारे में तो नहीं कह सकता कि उन्होंने इनकार किया था या नहीं। मैं उस समय ऐसा समझता था कि देश की हालत ऐसी है कि अगर उस समय तुरंत चुनाव कराए जाते तो देश को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उस समय चारों तरफ हिंसा का एक माहौल बना हुआ था। गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। सामान्य चुनाव कराना उस समय संभव नहीं था। हालत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे कुछ ऐसा आत्मविश्वास था कि शायद हम इस हालत को कुछ सुधार सकें, क्योंकि सरकार राज चलाने में हर समय कोई ऐसा नहीं है कि फूलों भरी राह होगी। कभी कभी कंटकाकीर्ण मार्ग भी होगा, कांटों से भी गुजरना होगा। तो जो राज सत्ता को चलाता है उसको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि राज सत्ता को चलाने वाले लोग हरदम यही सोचते रहे किसी तरह मेरे दिन कट जाएं, किसी तरह मुझे कोई कठोर निर्णय न लेना पड़े। ये जो प्रवृत्ति है दिन टालने की बात है, देश बनाने की बात नहीं। हर बड़े काम के रास्ते में राहतें भी होती हैं, मुश्किलें भी, लेकिन बड़े लोग मुश्किलों से घबराते नहीं। बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, इतना ही हुआ कि देश में जो एक तनाव का माहौल था, एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो रहे थे, जगह जगह पर हिंसा थी, वो चीज़ें थम गईं, अपनी जगह पर रुक गईं। लोग ये समझने लगे कि बातचीत से भी मामलों का हल निकाला जा सकता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सवाल पर देश में बुरी तरह तनाव था, लेकिन 15-20 दिन के अंदर ही लोग एक साथ बैठ करके कम से कम एक दूसरे की बातें सुनने लगे और ये कोशिश करने लगे कि कोई रास्ता निकल आए। मैं समझता हूँ कि एक स्वयं में बड़ी भारी सफलता थी। मौत को रोकने का काम करो, मौत चलती रहेगी। इंसान की जिंदगी हम नहीं दे सकते। उसूल आते हैं चले जाते हैं, उसूल देने वाले बहुत चले गए, लेकिन इंसान की गई हुई जिंदगी को देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। शुरू से ही कि हिंदुस्तान के लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल रखना चाहते हैं इस मुल्क में जिसमें लोग आपस में मिल के काम कर सकें। ये कठिनाइयाँ अधिकतर उन लोगों के जरिए पैदा की जाती हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के जज्बात को, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। अगर उनको सही बातें बताई जाएं और सही रास्ते पर चलने के लिए मदद की जाए तो इस देश में सद्भावना के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से, शांति के रास्ते से समस्याओं का हल निकल सकता है। चेहरा तेरा, बातों में मिट्टी की बात, दिल में दीन दुखी की पीड़ा, आंखों में गहरा विश्वास, तेरी सोच हिमालय जैसी ऊंची और मजबूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। लाल कृष्ण अडवाणी समझे भक्ति भाव को वो, राम नाम पर पुना रहे हैं अब कुर्सी का नोट, धर्म के हाथों उठा रहे हैं जनता का ताबूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती
गांधी बोल रहे हैं स्थिरता की बोली, समझ रहे हैं भारत की जनता है बिल्कुल भोली, सारी आंखें देख चुकी है उनकी हर करतूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। वीपी सिंह के हाथ लगी है मंडल की तलवार, देश के तन पर किया है ऐसा जात पात का वार, उसी की लालच में बन गए भेदभाव के दूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत, और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत, और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत। शेखर तू है धरती पूत, 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 शेखर तू है धरती। मिट्टी के दर्द से रोशन ये चेहरा बचपन से आज तक गांव से संसद तक के रास्ते पर भारत के आम आदमी की पहचान बना रहा है। गांव के साथ अटूट रिश्ते ने इस आदमी को कच्ची मिट्टी के घरों जैसी सादगी और फलों से भरे पेड़ों की विनम्रता दी है। किसान के इरादों जैसी मजबूत और हल की नोक जैसी पैनी आंखें जो दिल की जमीन में उतरती चली जाती हैं। इन आंखों में एक सोच है, एक पकड़ है जो जमीन का हाथ थाम लेने के बाद पैदा होती है। नहीं, देखिए, मैं तो एक बहुत साधारण आदमी हूँ। साधारण आदमी इस अर्थ में कि जिन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ वो परिस्थितियाँ भारत के एक सामान्य नागरिक की परिस्थितियाँ हैं। गांव का इलाका, वो भी पिछड़ा इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिया का। जिस गांव में मैं पैदा हुआ, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस गांव में पहला हाई स्कूल पास करने वाला मैं व्यक्ति था। गांव में कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई अन्य साधन नहीं, सिवाय एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षा का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो कठिनाइयों में ज़िंदगी गुजरी। 5वीं दर्जा पास करने के बाद जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ने गया तो रोज़ 12 किलोमीटर पैदल चलता था और वापस आता था स्कूल जाने के लिए। चंद्रशेखर की ये यात्रा स्कूल तक खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ी और सारे देश की जनता के जीवन बिंदु पर पहुंचकर भारत की विकास यात्रा बन गई। मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। ये पांव भारत की आत्मा के सफर पर निकले हैं, आम आदमी के दिल में झांककर उसके अंधेरों का दुख बांटने, जख्मों पर मरहम लगाने। ये पांव मिट्टी के दर्द से सत्ता के गलियारों को एक रोशनी, एक मकसद देने निकले हैं। जबकि कुछ लोग राजमहलों और राजघरानों के सुख भोग कर दुख दूर करने का स्वांग रचा रहे हैं। हर लोगों को खुश करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है समाज के उस बड़े वर्ग को खुश करना जिसके बाहों के बल पर दौलत पैदा होती है और जिसके बल पर राष्ट्र का वैभव बढ़ता है। इसलिए वो गरीब, वो श्रमिक, मेहनत करने वाला जो अपनी मेहनत से दौलत पैदा करता है, वो हमारे समाज में गौरव का स्थान प्राप्त करे और उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर अधीरी झोपड़ियों में उम्मीद का एक नया चिराग जलाना है तो बड़े महलों की चकाचौंध को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बड़े महलों की दिवाली को थोड़ा कम करना पड़ेगा। चंद्रशेखर ने कभी जनता के दुखों का सौदा नहीं किया। इसी बात पर श्रीमती इंदिरा गांधी से मतभेद हुआ, जिसके लिए 18 महीने जेल की अकेली कोठरी में काटने पड़े। उसके बाद छूट के आया तो इंदिरा जी चाहते थे कि हमारे उनकी कोई फिर बात हो जाए, लेकिन उस समय तो संभव ही नहीं था, क्योंकि 18 महीना जेल में और मैं अकेला आदमी था हिंदुस्तान में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था 18 महीने। पता नहीं क्यों इंदिरा जी को इतनी हमसे परेशानी हुई। उसके बाद चुनाव हुए, हार गए इंदिरा जी, तब उससे ज़रूर मैं मिला था। ये बात है कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई तो बहुत से लोगों ने, हमारे और उनके बीच के जो मित्र थे, चाहते थे कि उन सरकार में मैं जाऊं। मैं नहीं गया इसलिए कि मैं समझता था कि जब विचारों में सहमति नहीं है, और ये कहना कि सरकार के अंदर जा कर के हम सरकार को सुधारेंगे जबकि प्रधानमंत्री से असहमत हो,
तो इसको मैं उचित नहीं मानता और न इसको सही मानता हूँ। फिर भी गरीबों के दर्द पर उनका ईमान कमजोर नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर में फौज भेजी गई। तब देश भर में एक अकेली आवाज चंद्रशेखर की थी, जिसने इसे भारतीय परंपरा पर हमला करार दिया। हर सभ्यता में, हर संस्कृति के कुछ शुभ शक्तियां होती हैं, कुछ अशुभ शक्तियां होती हैं। शुभ शक्तियों को अगर हम बढ़ावा दें तो अशुभ शक्तियां अपने आप पराभूत होती हैं, लेकिन हम भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं और फिर जितने शुभ और कल्याणकारी पक्ष की बातें हैं उसको हम भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहूं, पंजाब का मामला ले लीजिए। पंजाब में दुर्घटना हुई, दुखद बात हुई, एक ऐसी पीड़ा की बात पता नहीं समाज और देश कब तक उसको भुगतेगा। लेकिन जिस समय स्वर्ण मंदिर में फौज गई, हमारे क्यों प्रसार साधनों ने एक स्वर से कहा कि बड़ा भारी पराक्रम का काम, पुरुषार्थ का काम हुआ है। मेरी समझ में आज तक बात नहीं आई। जो कोई भी सिख धर्म के इतिहास को जानता होता कम से कम उस पर दुख प्रकट करता। वो ये समझता था कि सिख धर्म में अगर किसी स्वर्ण मंदिर में जाना एक ऐसा बड़ा अपराध, सिखों के दृष्टि में, मैं उसको दकियानूसी दृष्टि से मैं न मानूं, लेकिन उनके दृष्टि से एक बड़ा भारी अपराध है। वो परंपरा कोई पार्लियामेंट में नहीं बनाई थी, राजनेताओं ने नहीं बनाई थी, धर्मों के सम्मेलन में भी नहीं बनी थी। उस परंपरा के पीछे 500 वर्षों की कुर्बानी थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की इंदिरा जी कि एक पुराना इतिहास है सिखों का, जो बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है, और उनकी ऐसी मान्यता। मैं ये नहीं कहता वो सही है गलत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन 400-500 वर्षों की परंपरा को अगर आप तोड़ेंगी तो उसका परिणाम बुरा होगा, आपके लिए भी, देश के लिए भी, भारत के इतिहास के लिए भी। दोस्तों, हम सब बातों का हल निकाल सकते हैं, उसके लिए गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानी दी थी, जिस आज़ादी के लिए लाठी खा करके लाला लाजपत राय ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, आप क्या समझते हैं कि उस आज़ादी के साथ कोई समझौता करने की कोशिश करेगा इस देश में, तो ये मुल्क उसे कभी बर्दाश्त नहीं करे। अपने परिवार के बेटे को समझाने के लिए बातचीत का रास्ता, सुलह समझौते का रास्ता, उसको अकल देने का रास्ता, और दूसरे के बेटे अगर गलत हो जाएं तो उनको गोली से भून देने का रास्ता, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई सही बात नहीं। कश्मीर में एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने अपने बंदूकें सरकार के सामने रख दी, लेकिन कुछ लोग इससे नाराज हैं। कुछ लोगों के मन में गुस्सा आता है, वो सोचते हैं उन्होंने सब काम शुरू किया था और कैसे शांति हो जाएगी, कैसे अमन हो जाएगा, गुस्सा मुझ पर दिखाओ, लेकिन याद रखो ये मौत के माहौल से अगर तुम सियासत की तिजारत करना चाहते हो तो इस मुल्क को मुस्तकिल बनाने का ये कोई रास्ता नहीं। एक भी इंसान अगर इस देश में मरता है, चाहे वो कोई भी मरे, चाहे वो किसी आतंकवादी की गोली से मरे, चाहे पुलिस की गोली से मरे, मैं मानता हूं भारत माता का एक बेटा, एक बेटी मरती है, और उसके लिए सारे कौम को इस बात के लिए शर्म से गर्दन झुका लेनी।